जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ, पर हमारे पास आज पार्टिसिपेंट्स कम हैं, दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। आप लोगों को लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलने लगी है, आप लोग कम से कम होते जा रहे हो, कि बाद में देख लेंगे। लेक्चर लाजमी लिया करो, बिकॉज यहाँ पे जो बोल के दिमाग में बैठता है ना, वो बाद में नहीं बैठता। ट्राई किया करो कि कम से कम लेक्चर मिस करो। बाकी मजबूरी हो जाती है, लाइट चली गई, सो इश्यूज आते हैं, वो भी मैनेजेबल हैं आप लोगों के। बस एक पार्टिसिपेंट हमारा और रह रहा है, फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्लास में भी क्विज होगा, जो आज हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में से जनरल एमसीक्यूज कुछ मैं पढ़ा दूंगी मैक्सिमम, कुछ मैं आपको बताऊंगी आपने कहाँ से पढ़ने हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करके आना है। इसमें से आपके 5 से 7 एमसीक्यूज पीपीएससी में आएंगे। क्विज में तो आपके इंशाल्लाह 40 तक मेरी ट्राई होगी, मैं आपको दूं। लेकिन आपके जो पीपीएससी पेपर में आएंगे, वो आपके इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें से 4 से 5, 7 से 8 भी जा सकते हैं। चलो जी, ऐड होते जा रहे हैं। चलो, अच्छी बात है, क्विज बच्चों ने नहीं दिया, बट लेक्चर लेने के लिए आ गए हैं। चलें जी, ये थोड़ी सी फिर दोबारा देख लो एक बार पीरियोडिक टेबल को। कल हमने इस पे खत्म की थी बात को, बल्कि हमारी कल छोटी सी एक बात रह गई थी, जो पहले पीरियोडिक टेबल से भी हमने स्टार्ट करनी है। हमारी एंडिंग हुई थी के ए और के बी पे। थोड़ा सा मैं आपको के और के बी के बारे में बता दूं, फिर हम पीरियोडिक टेबल पे आएंगे, ताकि हमारा एसिड बेस टोटली कंप्लीट हो जाए। आपको पता है कि हमारे पास एसिड दो तरह से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एसिड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में भी लेके आते हैं हम उसको, और हम कुछ कहते हैं कुछ एसिड्स मॉडरेट स्ट्रेंथ के हैं, कुछ एसिड्स हम कहते हैं वीक हैं। तो हम किस बेस पे किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग, वीक, इन या मीडियम स्ट्रेंथ पे कह देते हैं, हम उनको उनकी के ए वैल्यूज की बेस पे कहते हैं। Ka values is directly proportional to strength of an acid, या ionization strength of an acid आप कह सकते हो। इसको आप लिखो Ka directly proportional to strength of an acid। किसी भी एसिड की जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी, उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 एसिड्स हैं, एक की Ka वैल्यू 1 है, एक की 2 है, एक की 3 है, तो मैं कहूंगी कि जो एसिड जिसकी Ka वैल्यू 3 है या हाईएस्ट है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह अब जब हम बेस की स्ट्रेंथ की बात करती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास के बी की कांस्टेंट होता है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। कोई भी बेस कितनी जल्दी आयनाइज होकर हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगी, उसके लिए हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस, और इसकी रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल, और साथ जो ए और बी है वो ध्यान से आपने छोटे लिखने हैं। तो के बी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। जितनी ज्यादा के बी की वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे पास वो बेस जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब इसी तरह जो हमारे पास के और के बी की वैल्यूज आती हैं, वो हमेशा 10 रेज की पावर में होती हैं। तो आपने एक चीज जो ध्यान देनी है, जहाँ पीपीएससी आपको अक्सर देता है 4 सैंपल्स देगा, जिसमें वो के ए या के बी की वैल्यूज देगा आपको ऑप्शंस में। उसने ऑप्शन जो दिए होते हैं, वो पता क्या होते हैं बच्चे, वो क्या होंगे, -3, कोई भी एक एसिड है उसकी के ए वैल्यूज दे रही हूँ मैं आपको। एक की -5 है, एक की है 10 रेज पावर -7, और एक के है जिसकी पावर है 10 रेज पावर -31। अब यहाँ पे वो कोई भी वैल्यूज लगा देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जाम्पल इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -7, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -31। तो इसमें से मुझे बताओगे आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। ये 4 के ए वैल्यूज है, जिनकी वैल्यूज है 3, 10 is per -3, -5, -7, -31. So which one of them will be the strongest acid?
एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाहती शहीदुर रहमान कि अक्सर बच्चे या स्पेशली गर्ल्स क्या करती हैं, वो पावर को नहीं देखती। पावर में आपने ध्यान से देखना है, अगर तो पॉजिटिव पावर है देन तो आपके पास जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा के की वैल्यू बड़ी होगी और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब मैंने आपको पावर्स दी है सारी की सारी माइनस में, तो माइनस में जब भी नंबर बढ़ता है वो उल्टा उतना छोटा होता जाएगा। इन वाली चीज को आपने इग्नोर कर देना है। जब पावर की बात आती है तो हमेशा ये वाले नंबर इग्नोर हो जाएंगे, आपने पावर्स को देखना है। जितनी ज्यादा पावर बड़ी होगी कितनी ही नेगेटिव फॉर्म में वो नंबर उतना ही छोटा होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो हो जाएगा 3×10⁻³ वाला। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है बच्चों ने जो बताया है। ठीक हो, एक तो ये कॉन्सेप्ट बताना था कि के ए की वैल्यू पे। फिर आपके पास बिल्कुल इसी तरह ये जो वैल्यूज होती हैं के ए या के बी की, वो हमारे पास नेगेटिव में और पावर की फॉर्म में होती हैं। तो उसके बेस पे हमें जरा आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको माइनस लॉग लेते हैं, और इसी तरह जिस तरह हमने हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को और हाइड्रोक्साइड की आयन को कंसेंट्रेशन को पीएच और पीके में कन्वर्ट कर लिया था, इसी तरह हमने पीके और पीके बी सिंथेसाइज कर लिए हैं कि हमारे पास होल नंबर आ जाए, हमारे पास पावर में या नेगेटिव में वैल्यूज ना आए। तो पीके जो है वो और पीके बी इनवर्स है के और के बी का। अब जितना ज्यादा के की वैल्यू थी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो पीके की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना वो वीक एसिड होगा। तो आपने ये याद रखना है कि पी जो है वो माइनस लॉग है, प्लस लॉग नहीं है। माइनस लॉग का मतलब ये है कि ये इनवर्स हो गया है के का। जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी या जितनी कम पी के की वैल्यू होगी उतना आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। इसी तरह पी के बी की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। अब मैं आपको 4 वैल्यूज दे रही हूँ पी के बी की। मेरे पास 4 बेसिस हैं जिनमें पी के बी की आपके पास वैल्यूज हैं 10 रेज, बल्कि ये आपके पास होल नंबर में आएंगी 3, 4, 7, 9। ठीक हो गया। ये एक बेस है, 4 सैंपल है बेसिस में जिनको आपको पास पी के बी की वैल्यूज दी गई हैं। आप मुझे इन 4 सैंपल्स में से बताओगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सी है आपके पास। एग्जैक्टली पी मींस नेगेटिव फ्लो। 3, 4, 7, 9 ये आपके पास 4 वैल्यूज है पीकेबी की। इन वैल्यूज की बेस पे आपने बताना है कि कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, कौन सी सबसे वीकेस्ट बेस है। 3 बिल्कुल ठीक हो गया है। जिसकी पीकेबी वैल्यू सबसे थोड़ी होगी वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी, और 9 वाली जो है सबसे वीक हो जाएगी बिकॉज इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली शहीदुर रहमान बिल्कुल ठीक बता रहे हो। ये बस थोड़ी सी बात रह गई थी। अब एक चीज और रह गई थी कल के लेक्चर में, वैसे तो मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में देनी थी बट फिर भी मैं आपको यहाँ पढ़ा भी देती हूँ आज, कि आपके पास एक चीज पढ़ाई थी एक्टिविटी। मैंने कहा था इसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को। इसमें ये हमें रिप्रेजेंट कराता है कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन का यूनिट आपके पास क्या आता है, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक हो गया। हम कंसंट्रेशन का यूनिट लेते हैं मोल पर डीएम क्यूब। तो अक्सर आपको एमसीक्यू दिया होता है, बल्कि पास्ट पेपर्स में काफी पुराना पास्ट पेपर था जिसमें आपको पूछा गया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट या व्हाट इज द यूनिट ऑफ के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट। तो आप मुझे बताओगे के डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है। एक चीज जो हमारी कल रह गई थी, मैंने हमारा टाइम खत्म हो गया था। तो व्हाट विल बी द मोल्स के DM-6। एग्जैक्टली शहीदुर रहमान के डब्ल्यू का आपने फॉर्मूला देखने कंफ्यूज नहीं होना। देखो चीजें वही होती है, पड़ी होती है, थोड़ी सी घुमा के देते हैं। अब हमारे पास के डब्ल्यू क्या था, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन थी और साथ में हमारे पास OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन थी। ठीक है। अब एक इसका यूनिट हो जाएगा मोल डीएम क्यूब, H पॉजिटिव का यूनिट होगा मोल डीएम क्यूब, OH पर डीएम क्यूब OH नेगेटिव का यूनिट होगा। जब इसको हम सम करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल स्क्वायर DM-6 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये दोनों यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। के डब्ल्यू प्रोडक्ट है आयंस का, आयनिक कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन का। तो आप इनके यूनिट्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मोल स्क्वायर DM-6 से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सिंपल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन पूछे तो मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट इज द यूनिट ऑफ के डब्ल्यू, तो आपके पास आंसर आएगा मोल स्क्वायर DM-6। ये 2 पॉइंट हमारे रह गए थे कल के।
किलो जॉल पर मोल कौन सा यूनिट आ गया भाई? किलो जॉल पर मोल यूनिट तो फरा हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है जॉल यूनिट। हम कंसंट्रेशन के यूनिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। KW कंसंट्रेशन है दो आइंस की, और दो आइंस जो हमारे पास कौन सी थी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की है। KW जो हम यूज कर रहे होते हैं आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर के लिए होता है। तो वाटर आपको पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पे कंपोज है, तो दो आइंस हैं, दो की यूनिट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे किलो जॉल पर मोल नहीं आता मेरा बच्चा। अच्छा जी, अब हम मूव करेंगे अपने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स पे। केमिस्ट हो पीरियोडिक टेबल बाय हैंड होना चाहिए। ऑर्गेनिक वालों को तो फिर भी माफी मिल सकती है कि वो सिर्फ कार्बन को याद कर ले, बिकॉज उनका डील होती है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, वो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो फिजिकल केमिस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट और एनालिटिकल केमिस्ट की बात आए तो उनको इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उन्होंने सारा पीरियोडिक टेबल याद करना होता है। एक्टिनाइड्स में से आपसे को नहीं पूछा जाता, 5 से 7 MCQs अनलिमिटेड, वो हम जब एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम उनको कवर कर लेंगे। लेकिन जो हमारा मेजर 5 से 6 MCQs आएंगे वो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल यहाँ से यहाँ तक आ रहे होते हैं। इसमें से भी कम आएंगे जब हम इसका ट्रांजिशन सीरीज पढ़ेंगे, इनको हम तब कवर कर लेंगे। अभी हमने इसको यहाँ से ये सारा अच्छे तरीके से रखना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है शॉर्ट वर्डिंग। जिसको हाफजा तेज है वो ऐसे ही याद कर सकता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम करके। जिसको याद नहीं होता उसके लिए मैंने शॉर्ट वर्ड्स डाले हुए हैं। नो मैम सॉरी, मुझे समझ कुछ और लगी थी। अच्छा कोई मसला नहीं है पारा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो निमोनिक्स हैं इसको हम याद करेंगे आज। थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं और थोड़े से हंसी वाले भी हैं, तो आपको आज ये याद करवा के भेजेंगे पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल जी हमारे पास, एनोटेट को हम रिमूव करते हैं बल्कि इतने से कहाँ होती है। पहला हमारा ग्रुप है, आपको पता है हमारे पास जो नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप हैं वो 8 ग्रुप हैं जिनको हमने याद करना है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सब पूछे जाते हैं। तो पहला ग्रुप जो है वो है 1A ग्रुप, जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो इसका जो निमोनिक है वो ये है, हाय लैला ने की रब से फरियाद। हाई भी कर सकते हो, अक्सर लोग इसको हाली भी कर सकते हैं, हाली पढ़ लेते हैं, हाली ने की रब से फरियाद। जो इजी लगता है आप वो चूज करो। ओके मिशाल, मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर पीके और पीकेबी वाली बात को रिपीट कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद नहीं नवाज हाली ने की रब से फरियाद, ये आपने याद करना है। हाय या हाली, हाइड्रोजन, लैला, लिथियम, ने, सोडियम, की, पोटेशियम, रब से, रुबिडियम से, सीजियम, फरियाद, फ्रेंशियम। अब यहाँ पे एक जो याद करने वाली चीज है थोड़ी सी, वो ये कि जो आपका फ्रेंशियम है 1A से, ये वाहिद अल्कली मेटल है। जो हमने इसके कल वो भी करते हैं ना कॉमन नेम्स, 1A को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ये वाहिद अल्कली है जो कि आपका रेडियो एक्टिव इन नेचर है। बाकी सारे कॉमन नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ये वाहिद है जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर है, फ्रेंशियम। Francium is the only element that is radioactive in nature among the alkali metals. मैं ऑफ कर देती हूँ, अगर नहीं है तो अब थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है तो कोई मसला नहीं है। माइक काइंडली आप लोग ऑफ पे रखा करो, बाकी हो गए हैं सबके आई थिंक। अच्छा जी, 1A में ये हमने कर लिया था, हाली ने की रब से फरियाद, और जो ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अमंग द अल्कली या 1A ग्रुप मेंबर वो है फ्रेंशियम। मूविंग टुवर्ड्स द 2A ग्रुप जो कि हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हमारे पास एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसकी जो आपके पास निमोनिक आप लोग यूज करोगे वो था बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा। बिस्मिल बेरिलियम, मक्का मैग्नीशियम, का कैल्शियम, स्ट्रोंशियम सरदार, बेरियम भी, रेडियम रहा। बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा। इस तरह आपको इजीली याद हो जाएंगे। एक बार आपने बस वर्डिंग याद रखनी है, उसके बाद एलिमेंट्स आपको याद होते हैं, बस बात पे भूल जाता है कि कैल्शियम के नीचे बेरियम था या स्ट्रोंशियम। जब अपनी मॉनिक याद कर लोगे बिस्मिल मक्का का सरदार भी रहा, सरदार से आपको फौरन स्ट्रोंशियम याद रह जाएगा।
देन मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट ग्रुप, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। हम ये लीजिए, ये रिमूव हो गया आपका। उसके बाद हमारे पास थर्ड एक ग्रुप है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में आपके पास आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसका जो निमोनिक है वो बहुत इजी है, बुरहान अली गए इंडिया और थाईलैंड। सिंपल, बुरहान अली गए इंडिया थाईलैंड। उसके बाद हमारे पास आता है 4A ग्रुप। 4A में हमारे पास है कार्बन फैमिली, क्रिस्टेलोजेंस, याद हो तो आपको इसका थर्ड का नाम था आइकोसाजेंस, हैविंग 20 फेसेस पॉलीहेड्रॉन। 4A का हम कॉमन नेम था क्रिस्टेलोजेंस। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इसका जो आपका निमोनिक है वो है केमिस्ट्री सर्जी सॉल्व द प्रॉब्लम। केमिस्ट्री सर्जी सॉल्व द प्रॉब्लम, या सॉल्व प्रॉब्लम कर लो, दा को भी आप स्किप कर सकते हो। केमिस्ट्री सर्जी सॉल्व प्रॉब्लम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। होप सो आपको आइंदा के बाद पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास आता है 5th नाइट्रोजन फैमिली, निक्टोजेंस, चॉकिंग एलिमेंट। कल भी हमने बात की थी, अमोनिया फ्री डाई होना चाहिए हमारे पास। यहाँ से आपको याद रखना चाहिए स्पेशली गर्ल्स को कि डाई हमेशा अमोनिया फ्री लेना है, वरना वो चॉक कर देगा, निक्टोजेन कॉज कर देगा। तो नाइट्रोजन फैमिली हमारे पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसका जो निमोनिक है वो है नो प्रॉब्लम अस्मत साबिर भाईजान। तो आपने क्या कर लेना है, एक लड़का है जिसका नाम है अस्मत साबिर, तो आपने उसको क्या कहना है, नो प्रॉब्लम अस्मत साबिर भाई। तो ये आपका 5th ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद जी आपके पास 6th ग्रुप आ जाएगा। ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे, बेशक आप समझ लो इसको, लिखना चाहो तो लिख लो, किसी ने लिखना है, लेकिन थोड़ा टाइम शॉर्ट इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी करवा रही हूँ इसको। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्लाइड्स में दूंगी अपने नोट्स, फिर आप खुद बनाओ, स्लाइड्स पढ़ के अपने नोट्स खुद बनाओ, हाथ से तब लिखोगे। अभी थोड़ा टाइम शॉर्ट है, मे भी जल्दी में ना लिखा जाए। उसके बाद 6th ग्रुप हमारे पास है जी ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिडियम, पोलोनियम। अब यहाँ पे आपके पास इसका जो निमोनिक है वो है ओसे टीपू। ऑसी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टीपू है, टीपू सुल्तान आपने नाम पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा फेमस हमारी वर्ड वॉर्स की जब बात होती है तो टीपू सुल्तान का नाम आता है, तो वहां से आप याद रखोगे टेलिडियम और पोलोनियम को। उसके बाद जी हमारी नेक्स्ट जो ग्रुप्स हैं वो है 7A। 7A आपको पता है हेलोजन ग्रुप था, पिछले वाला जो हमारा ग्रुप था इसका नाम था चाल्कोजेंस, अगर याद हो तो कॉपर गिवर नाम था। उसके बाद हमारे पास है 7A ग्रुप। 7A ग्रुप जो है हेलोजेंस का है, ये सॉल्ट बनाते हैं आपके पास। तो इसका जो निमोनिक बहुत इजी से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। इसका जो निमोनिक है वो है फरजाना कल बाहिर आई। अब जिसको जो नाम अच्छा लगता है एफ से वो कर सकता है, लाइक फरा, और क्या नाम होता है एफ से, जो भी नाम है जो आप लेना चाहो। फरजाना कल बाहिर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। 8th ग्रुप, 8th ग्रुप में आपके पास नोबल गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस हैं। इसमें जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो हैं 6, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसका जो निमोनिक है वो बहुत मजे का है, हीरा ने और कराई एक्सरे। हीलियम हीरा, ने नियॉन, और आर्गोन करवाई क्रिप्टॉन, एक्सरे, एक्स जो है वो जीनॉन को रिप्रेजेंट करेगा और रेडॉन यहाँ पे शो करेगा रे को। तो हीरा ने और कराई एक्सरे। हाँ बिल्कुल आप देख सकते हो, एस्टाटीन को हम नॉर्मल एलिमेंट्स में नहीं लेते, असल में एस्टाटीन हमारे पास रेडियो एक्टिव आ जाता है। बिल्कुल आप यहाँ पे लिख लो, वैसे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, एस्टाटीन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब इसका भी निमोनिक भी बना लो वैसे साथ में साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन के फरजाना कल बाहर आई। ए से कोई प्लेस बना लो, क्या कौन सी है जो ए से बन जाइए, अजमीर नाम याद आ रही है मुझे तो फिलहाल। ठीक हो गया। एस्टाटीन, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारे पास, जो इसमें से अगर हम हेलोजन की बात करेंगे। जो भी था किसने बताया था मुझे, एस्टाटीन शहीदुर रहमान। हाँ जी थैंक यू सो मच, यहाँ से मिस हो गया था। एस्टाटीन बिल्कुल हेलोजन के नीचे ग्रुप में आएगा हमारे पास। उसके बाद हम जल्दी से क्विक ग्लैंस लेते हैं अपना पीरियोडिक टेबल का। ये हमारे पास है जी क्विक ग्लैंस ऑफ पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल में हम अगर बात करें सबसे पहले, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कल भी हमने बात की थी कि जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन हुई थी उसमें हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं वो अब 18 ग्रुप्स हैं। अगर ए बी की डिवीजन करें तो आपने बता देना है, वो क्लियर कट पूछेगा। 8A और 10B ग्रुप्स हैं, लेकिन टोटल की बात की जाए तो हमारे पास 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल है। और जो ग्रुप्स हैं हमारे पास वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताएंगे। जिसको हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हमारी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। Chemical properties depend upon outermost electronic configuration, which can be found by knowing the group number. फिर हमारे पास टोटल पीरियड्स जो पीरियोडिक टेबल में है वो कितने हैं भला? टोटल पीरियड्स हमारे पास है 7 टोटल पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। टोटल ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल कितने हैं? 4 ब्लॉक हैं हमारे पास, जिसमें से हमारे पास कितने हैं? S, P, D और F। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास अक्सर आ जाता होता है कि मैक्सिमम जो आपके पास एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो किस चीज पे कंपोज करते हैं? वो मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल्स हैं, वो मेटालॉइड्स हैं, वो क्या है? तो इसका जो मेरे ख्याल से मैंने शायद एमसीक्यूज में डाला भी था, आगे आ जाएगा आपको, कि मोस्टली जो हमारे पास एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो हमारे पास मेटल्स हैं। आप देखोगे हमारे पास जो एस ग्रुप है 1s 2s, इसमें सारे के सारे मेटल्स हैं। फिर हमारे पास जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मेटल्स, वो प्योर मेटल्स हैं। एफ वाले हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, कोई सिंगल नॉन मेटल नहीं है। हमारे पास 4 में से 3 ब्लॉक तो ऐसे हैं जिनमें प्योरली मेटल्स हैं, SDF, इसमें तो कोई नॉन मेटल नहीं है। ओनली ब्लॉक जिसमें आपके पास नॉन मेटल, मेटालॉइड, मेटल से तीनों एग्जिस्ट करेंगे वो है P ब्लॉक। तो P ब्लॉक में वाहिद नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। बाकी हम कह सकते हैं कि हमारे पास 80% जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है वो मेटल्स हैं। एग्जैक्टली तैयबा फातिमा, metals हमारे पास 80% of the periodic table और 80 to 85% of the periodic table is composed of metals। बाकी मेटलॉइड्स हैं कुछ और बाकी फिर नॉन मेटल्स आ जाते हैं। और उसके बाद टोटल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। हाँ जी केमिस्ट, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? जल्दी से मुझे बताओगे चैट बॉक्स में। टोटल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, देखती हूँ मैं कितने, बिना गूगल के मुझे बताओगे टोटल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। शहीद रहमान का है 118, और कोई जिसका है तो 119 या 117 कुछ है। तैयबा फातिमा 118, अवेस 118, एग्जैक्टली 118 ही है। हमारे पास रिसेंट एलिमेंट आ चुका है, डिस्कवर हो चुके, पहले 117 थे, अब हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट हैं। अब 118 में से जो पहला एलिमेंट है वो आपसे पूछा जाता है अक्सर, या आखिरी वाला पूछा जाता है? पहला तो आप लोगों को सबको पता है हाइड्रोजन है। लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विदाउट चीटिंग मुझे बताओगे चैट बॉक्स में, मैं देखना चाहती हूँ किसको पता है। लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल whose atomic number is 118, कौन सा है? किसी को पता हो? वेटिंग फॉर योर आंसर क्लास। लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये तो हाँ ये अक्सर क्वेश्चन आता है तैयबा, आप फर्स्ट नहीं पूछता बिकॉज उसको पता चल गया, बच्चों ने रट्टा मार लिया। 118 का भी मोस्टली पता है, और ये भी पता है कि फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, 118 है। लास्ट वाला कोई नहीं देखता, 118 वाला में इमरा को पता है, अगर उसने चीटिंग नहीं की तो। एग्जैक्टली ओजी इज द लास्ट एलिमेंट, या हैवीएस्ट भी कह सकते हो। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनिसन। इसको आप लिख लो हाईलाइट करके, ये अक्सर आ जाता है, आप पूछ लेते हैं, वाइमा में पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं। ऑर्गेनिसन, OGANESSON, इसका एब्रीवेशन है OG। Organison is the last or heaviest element of the periodic table having atomic number 118। पहला जो periodic table था, ये भी आपसे अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट periodic table was developed by a Russian chemist in 1869। इसमें आपने ये भी याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है, बल्कि इसमें साइंटिस्ट का नाम कम पूछा जाता है। इसमें ये पूछा जाता है वो साइंटिस्ट कहाँ का था, डैनिश था और रशियन था। इसमें मैंने लिख दिया रशियन, तो अमेरिकन था, 2-3 कंट्रीज के नाम देंगे ना। तो डिमिट्री मेंडलीव वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट टाइम डेवलप्ड पीरियोडिक टेबल। डिमिट्री मेंडलीव, DEMIT,
री लिख लो, मेरी यहाँ पे राइटिंग जरा बुरी आती है बिकॉज मेरे पास टचिंग पैड नहीं होता। डिमिट्री मेंडेलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट या फर्स्ट केमिस्ट हु डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल इन 1869। ही वाज अ रशियन। उसके बाद जी थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। पहला जो था वो तो दिया था डिमिट्री मेंडेलीव ने, और इसका एक और चीज पूछी जाती है कि डिमिट्री मेंडेलीव का जो पीरियोडिक था वो एटॉमिक मास की बेस पे था। ये याद रखना, पहला पीरियोडिक टेबल था, आपको पता है पहले जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास की बेस पे किया गया था। आपके पास एलिमेंट्स को अरेंज जो किया गया था वो एटॉमिक मास की बेस पे था। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आया था मोज़ले। मोज़ले वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर इन 1911। 1911 में मोज़ले साइंटिस्ट आया, उसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। उसने जब एटॉमिक नंबर को एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो उसको पता चला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा रेगुलरिटी शो कर रही हैं। तो हमने फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर को, वो पीरियोडिक टेबल को रिवाइज किया, उसको रीअरेंज किया और एटॉमिक नंबर को देखा क्या कि जो एलिमेंट्स की ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा अरेंज या पीरियोडिक बिहेवियर शो करती हैं जब हम एटॉमिक नंबर को के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। पहले एटॉमिक नंबर था ही नहीं, सिर्फ एटॉमिक मास डिस्कवर हुआ होता, इसलिए डिमिट्री मेंडेलीव ने एटॉमिक मास की बेस पे पहली बार टेबल को अरेंज किया। उसके बाद मोज़ले जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक्सरेज का, तो उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किए थे एटॉमिक नंबर। उसके बाद जब उनको अरेंज करके देखा गया तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक रेगुलरिटी पाई गई ज्यादा एटॉमिक मास की निस्बत, तो उसको अरेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया था वो मोज़ले ने किया था। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे जो काम किया था वो नील बोहर ने किया था। इसने जो उस टाइम जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे उसने इसमें अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया था एटॉमिक नंबर की बेस पे, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय मोज़ले ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर इन 1911। फिर आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो अरेंज की थी वो मोज़ले और नील बोहर दोनों ने मिलके की थी। एक एमसीक्यू ये याद रखना है, इन दोनों की कंबाइंड कंट्रीब्यूशन थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करने में। सिंपल एटॉमिक नंबर की बेस पे आए या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आए तो मोज़ले का नाम लिखना है, लेकिन अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का नाम आए कि वो किसने अरेंज किया है तो उसमें मोज़ले और नील बोहर दोनों का कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक होगी ये बात यहाँ पे। उसके बाद जी हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट जो कि डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, ये भी आप लोग बताओगे मुझे। फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट दैट डिस्कवर्ड वाज, मैं इतना इसको अरेज कर लूं जो हमने गंद मारा है। हाँ जी तैयबा, अवेस, शहीदुर रहमान, मेरे एक्टिव बच्चे, वो बताएंगे कि पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा डिस्कवर हुआ था पीरियोडिक टेबल में से। फर्स्ट आर्टिफिशियल हमें कहते हैं ना 92 नेचुरली ऑकरिंग है, उसके बाद जितने भी हुए वो सारे आर्टिफिशियल है। तो पहला आर्टिफिशियल जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? मैग्नीशियम इज नॉट एन आर्टिफिशियल एलिमेंट। मैग्नीशियम तो नॉर्मल ग्रुप एलिमेंट है। देखो हैवी मेटल्स में से आएगा, ऊपर वाले तो वैसे ही नहीं है ना आर्टिफिशियल, नीचे नीचे वालों में से है। यूरेनियम नहीं, बिल्कुल नहीं, जो कि डिस्कवर हुआ था। यूरेनियम है जो हमने अरेंज किए हुए हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वहां से 92 से स्टार्ट हो जाता है। आपकी बात ये है कि आप भी कह सकते हो कि द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल फर्स्ट जो कि पीरियोडिक टेबल में अरेंज है अकॉर्डिंग टू, बिल्कुल इमरा, टेक्निक टीएम भी कहते हैं, टेक्नीशियम भी कहते हैं, दोनों कहते हैं इसको। एग्जैक्टली तैयबा फातिमा, टेक्नीशियम जब पहली बार डिस्कवर हुआ था, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था इसलिए हमने इसको बाद में रखा है, लेकिन पहला डिस्कवर यही हुआ था। एटॉमिक नंबर भी यूरेनियम का 92 था, तो पीरियोडिक टेबल में जो पहला आता है वो है यूरेनियम, उसके बाद से सारे आर्टिफिशियल है। लेकिन टेक्नीटियम पहला था जिसको हमने डिस्कवर किया था, और टेक्नीटियम का नाम भी टेक्नीटियम इसीलिए दिया गया था कि ये ग्रीक वर्ड टेक्नीटोस से निकला है, जिसका मतलब है आर्टिफिशियल। मैं लिख देती हूँ, ग्रीक वर्ड टेक्नीटोस, टेक्नीटोस, ये ग्रीक वर्ड है टेक्नीटोस। इसका ग्रीक में मीनिंग ही आर्टिफिशियल है, इसलिए इस वर्ड जो एलिमेंट है टेक्नीटियम को नाम दिया गया था आर्टिफिशियल एलिमेंट, पहला था इस वजह से।
और इसके बाद हमारे पास आता है रेयरेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे यूनिक या सबसे कम पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, जो अर्थ पे सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है। मैं टाइम कम है इसलिए खुद ही लिख रही हूँ। फ्रेंशियम, Fr। फ्रेंशियम इज द रेयरेस्ट एलिमेंट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। पूरी जमीन पे सिर्फ कुछ ऑन्सिस है जो फ्रेंशियम के पाए गए हैं हमारे पास, और ये भी आपके पास, आपको पता है, आर्टिफिशियल हमारे पास एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो फ्रेंशियम इज द रेयरेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फिर आपके पास आता है लेटर नॉट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ABC में से, अल्फाबेट्स में से सारे के सारे A से लेके Z तक हमारे पास सारे सिंबल या सारे लेटर यूज हुए हैं, सिवाय एक लेटर है जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में यूज नहीं हुआ, दैट इज J। एग्जैक्टली तैयबा, J इज द लेटर दैट इज नॉट यूज्ड इन द पीरियोडिक टेबल। J का सिंबल हमने अभी तक यूज कहीं भी नहीं किया, किसी भी एलिमेंट में इसका नाम में J का वर्ड यूज नहीं हो रहा होता। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आज हमने अपनी लेक्चर खत्म करना है। अच्छा जी, हमारे पास आई थिंक सो ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज की स्लाइड मैंने डाली थी, इसको भी करेंगे। अच्छा जी, कंट्री नेम्ड आफ्टर एन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट ऐसा है जिसके नाम पे कंट्री का नाम रखा गया था। मैं लिख देती हूँ, टाइम थोड़ा है, वरना मैंने वैसे ना आप लोगों से पूछना था किसका नॉलेज थोड़ा बेहतर होता, मैंने देखना था। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का जो लफ्ज था वो अर्जेंटम से लिया गया था। अर्जेंटम सिल्वर से निकला है, AG आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अर्जेंटीना वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम जो था एक एलिमेंट की नेम पे रखा गया था, अर्जेंटम से निकला है अर्जेंटीना। एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय ऑब्जर्विंग द सन। एक पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि हमने जमीन पे डिस्कवरी की वजह से डिस्कवर नहीं हुआ था, सूरज पे को जो हमने डिस्कवरी या एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके नतीजे में वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था। तो वो हमारे पास है हीलियम। हीलियम इज द एलिमेंट दैट इज डिस्कवर्ड बाय ऑब्जर्विंग द सन। फिर आपके पास ये बहुत कंफ्यूजिंग MCQs हैं और बहुत इजी हैं, जिसमें आप लोग बिना बात की मिस्टेक करते हो, ये अक्सर आए होते हैं। आपको ने ध्यान से पढ़ना है, वो आपसे पूछ क्या है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है इन MCQs के लिए। एक स्टेटमेंट आपकी आती है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन द यूनिवर्स। इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स में आपके पास जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर आपके पास आता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या एटम ऑन अर्थ। अर्थ पे आपके पास आता है ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट है अर्थ पे ऑक्सीजन। फिर वो आपको पूछता है मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ। अब एटम देखो, ऑक्सीजन आपको पता है नॉन मेटल है, खाली नॉन मेटल या एटम पूछे ऑक्सीजन आएगा, लेकिन वो आपको पूछता है मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ, तो वो आपके पास है एल्यूमिनियम। ध्यान में रखनी है बात कि पूछ क्या रहा है, नॉन मेटल पूछ रहा है, मेटल पूछ रहा है, यूनिवर्स में पूछ रहा है, अर्थ पे पूछ रहा है। फिर अक्सर वाटर का भी आ जाता है, वाटर में भी हमारे पास ऑक्सीजन है मोस्ट अबंडेंट। एक और चीज हमें लिखी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, पानी में भी हमारे पास मोस्ट ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी ऑक्सीजन जमीन पे बनती है, जमीन पे आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बनती है वो जस्ट 10% है। हमारे पास ओशन में जो प्लांट है, ओशनिक प्लांट, 90% फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास ओशन में हो रही होती है। तो हमारे पास ओशन में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन पाया जा रहा होता है। उसके पास ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओनली रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल, वो जो है हमारे पास कौन से हैं, ओनली अल्कली फ्रेंशियम। यही हमारे पास रेयरेस्ट भी है, जमीन पे सबसे कम जो है वो फ्रेंशियम ही पाया जाता है। उसके बाद ये तो थी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी बातें जो हमने आज की। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए, आपको पता है आपका जो आता है पेपर 20 MCQs जो हैं वो आपके आते हैं जनरल नॉलेज के। तो जनरल नॉलेज में से आपको जो कुछ चीजें जो कॉमनली पूछ रहा होता है, जो मोस्ट रिपीटेड चीजें हैं, वो मैंने आप लोगों से, हम आखिर के 5 से 10 मिनट में किया करेंगे कवर। तो जल्दी जल्दी से, हमने 5 मिनट रह रहे हैं हमारे पास, हमने इसको कवर करना है। कि आपको वो कंट्री देते हैं और उसका कैपिटल पूछा होता है उसमें। तो मोस्ट कॉमनली जो रिपीटेड MCQs हैं PPSC में कंट्री की और कैपिटल्स के हवाले से, वो मैंने आप लोगों के अलग कर दी है, याद आप लोगों ने करने हैं। मैं जल्दी जल्दी को 2 मिनट में गो थ्रू करवा रही हूँ। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अर्जेंटीना का है बुएनोस एरीज, काफी सारे इसमें आपको आते होंगे। ऑस्ट्रिया का है वीना। अजरबैजान का है बाकू। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। कनाडा का है ओटावा। चाइना का कैपिटल आपके पास है बीजिंग। ये मोस्ट कॉमनली है जो रिपीट होते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं करी, बाकियों में भी होते हैं। नेक्स्ट पेज।
उसके बाद जी इजिप्ट का कैपिटल कैरो, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, नेपाल का कैपिटल आपके पास काठमांडू, श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो, कोलंबिया भी कहते हैं इसको, पुराना नाम इसका एक और भी था, सिलोन भी कहते हैं इसका, ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका सिलोन, अक्सर आ जाता है, ये भी एमसीक्यू आता है। ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका इज CEYLON, सिलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। फिर मालदीव्स का कैपिटल आपके पास है मेल, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है कैनबीरा और ऑस्ट्रिया का है वीना। उसके बाद अजरबैजान का कैपिटल आपके पास है बाकू, बहरीन का है जी मनामा, बल्गेरिया का है सोफिया, क्यूबा का है हवाना, फ्रांस का तो आप लोगों को मोस्ट कॉमन पता है पेरिस, जर्मनी बर्लिन, ग्रीस भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है अक्सर ही आता है ग्रीस का, एथेंस, ईरान का है तेहरान, जापान का है टोक्यो और मेक्सिको का है मेक्सिको सिटी। जापान का भी अक्सर ओल्ड नेम पूछ लेते हैं, वो श्रीलंका का सिलोन था, जापान का ओल्ड नेम है निप्पॉन, NIPPON। निप्पॉन इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, अक्सर पूछ लेता है वो जापान। और श्रीलंका का तो सिलोन है, यहाँ पे नहीं लिखना, श्रीलंका के लिए लिखना आपने ये। तो ये कुछ कैपिटल्स है, ये इनमें से इंशाल्लाह अगर कैपिटल में से जनरल नॉलेज पे पूछता है एक ही MCQ आएगा, इनमें से आता है मोस्ट कॉमनली। तो हम साथ साथ डेली के आखिर की 5 मिनट जनरल नॉलेज के लिए निकालेंगे। आज हमने कैपिटल्स किया, अगली स्लाइड्स में आपने कैपिटल्स देखो रट्टा हल्की से कह सकते हो आपके, ये आपके थोड़ा सा रट्टे वाली चीज है, तो आपने इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा अपना दिमाग, ये अपना फजर के टाइम के बाद क्या करो, मैं जो आपको रिकमेंड करूंगी फजर के टाइम क्या करो, या सुबह को 7 से 8 9 10 का जो टाइम होता है ना, उसमें आप जनरल नॉलेज को दिया करो। जनरल नॉलेज में यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी, आप लोगों को खुद प्रोवाइड करूंगी, हर लेक्चर की हमारी लास्ट 3 स्लाइड्स जनरल नॉलेज की होंगी। पढ़ना आपका काम है, चीजें देना मेरा काम है, ठीक हो गया। तो हमने आज वो भी देख लिए हैं, थोड़ा सा भी हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, तो हम पीरियोडिक टेबल की 5-7 बातें रह गई हैं, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो बताएं मुझे, बाकी स्लाइड्स मैं आपको भेज देती हूँ अभी लेक्चर के बाद, अभी आपको 1 मिनट में आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, ये सारी आपके ग्रुप, आपने वहां से इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार दोबारा इसके निमोनिक्स को याद करना है। कल जब आओगे तो क्विज आपका पीरियोडिक टेबल में से ही होगा और इन्हीं में से ही होगा और कुछ नहीं होगा, तो आपका पीरियोडिक टेबल कल रटा हुआ होगा फिंगर टिप्स पे। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, शहीदुर रहमान, N2 गैस 78% प्रेजेंट होती है हमारे पास। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है, ये भी आता है। उसने एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा रेज किया बच्चे ने कि मोस्ट अबंडेंट एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन है, उसके बाद सेकंड, बल्कि वो नाइट्रोजन नहीं पूछता, वो सेकंड मोस्ट पूछता है आपसे, तो सेकंड मोस्ट O2 है, बल्कि थर्ड भी है इसमें, आई थिंक सो थर्ड क्या है, आर्गोन है आई थिंक, थर्ड भी देख लेना, थर्ड CO2 है, सॉरी, पहले N2 है, फिर O2 है, फिर CO2 है, फिर आर्गोन है। ये चारों में से वो अक्सर नंबरिंग पूछ लेता है, फर्स्ट की बल्कि कम पूछते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ तक जाता है इसमें। फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड CO2, फोर्थ आर्गोन। एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है वो। ठीक हो गया, चलो अभी हम लेक्चर का यहाँ पे एंड करते हैं। आज आपको मैं स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज। फिर हम इंशाल्लाह कल आपका ऑर्गेनिक का लेक्चर, लेकिन क्विज जो होगा वो पीरियोडिक टेबल का होगा। अगर मे बी इसमें ऑर्गेनिक के भी लास्ट में कुछ MCQ हो, लेकिन क्विज में पीरियोडिक टेबल इंक्लूड होगा कल आपके। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।